तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रकाश, जिसे कि लाइट कहते हैं। प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। मतलब प्रकाश की सहायता से ही हम किसी भी वस्तु को देखते जो हैं, तो वो किसके सहायता से? तो प्रकाश की सहायता से। विदाउट प्रकाश का हम किसी भी वस्तु को अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। उसके बाद है प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे ले लेते हैं सूर्य, तारे, जलती हुई मोमबत्ती। तो ये सब क्या है? प्रकाश के स्रोत हैं, जिनसे कि हम। उसके बाद है फिर प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो प्रकाश के आधार पर जो है वस्तुओं को दो हिस्सों में बांटा गया है। एक है प्रदीप्त, जिसे दीप्तमान भी कहते हैं, और दूसरा है अप्रदीप्त, जिसे अदीप्तमान कहते हैं। तो प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु जो प्रकाश के स्रोत हैं, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। या वैसी वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होती है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब है जैसे कि अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? तो वैसे वस्तु जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? तो प्रकाश जिस सरल रेखा पर चलती है या गमन करती है, प्रकाश जिस सरल रेखा पर चलती है, उस पथ को ही प्रकाश की किरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, ये देखिए सीधी रेखाओं पे चल रही है, तो प्रकाश क्या होता है? हमेशा सीधी रेखाओं पे चलती है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। अब है विकर्ण किरण पुंज किसे कहते हैं? तो किरण पुंज जो हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? तो किरण पुंज जो हैं, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? तो अभिसारी किरण पुंज देख लेते हैं हम। अभिसारी किरण पुंज जब किरणें किसी एक बिंदु पर एकत्र होती है, उस पर होती हुई प्रतीत होती है, तो उस प्रकार के किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे अब देख लीजिए, एक बिंदु है और सारे किरण जो हैं यहाँ पे आके एक ही बिंदु पे आके मिल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये बिंदु हो गया हमारा बिंदु। और सारे किरण जो हैं आके क्या हो रहा है? एक ही बिंदु पे आके मिल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। अब आगे देख लेते हैं अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अपसारी किरण पुंज ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें किसी एक बिंदु से बाहर निकलती हुई प्रतीत होती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे किरण एक बिंदु है, ये कोई बिंदु है और इससे ही सारा किरण बाहर निकल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। जो एक बिंदु से बाहर निकलती हुई प्रतीत हो, उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? ऐसे किरण पुंज जिसमें प्रत्येक किरण एक दूसरे के समांतर रहे, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे ये समांतर है, रेखा समान है और इससे ही सारे किरण बाहर निकल रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? समांतर किरण पुंज। अब है पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आर पार हो जाए, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे प्लास्टिक, पानी, कांच, ये सब क्या हो गया? पारदर्शी पदार्थ। इससे होकर प्रकाश जो है आसानी से बाहर निकल जाते हैं, तो ये किस में आ गए? पारदर्शी पदार्थ में। अब है अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो जिनसे होकर की किरणें पार न हो पाए, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे बोर्ड, दीवार, लकड़ी। कुछ पदार्थ को छोड़ के अन्य सभी पदार्थ जो हैं अपारदर्शी ही होते हैं। कुछ ही ऐसे पदार्थ हैं जो पारदर्शी होते हैं, जैसे प्लास्टिक, पानी, कांच। बाकी सब क्या होते हैं? अपारदर्शी पदार्थ ही होते हैं।
अब हैं पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश का केवल कुछ अंश ही पार हो जा पाता है उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज या शहद, आँखों की पुतलियाँ। आँखें जो हैं, कभी कभी देख लेते होंगे कि आँखें बंद रहती है, फिर भी लाइट आने के बाद लगता है जैसे कि लाइट आ गया। तो ये आँखें बंद होने के बाद भी इसकी पुतलियाँ जो होती है उस पे से हमें दिखाई दे देता है। तो आँखों की पुतलियाँ, शहद, आँखों की पुतलियाँ और घिसा हुआ कांच से भी जो है हमें प्रकाश का अनुभव हो जाता है। अब ये 12 नंबर मोस्ट VVI क्वेश्चन में आता है, जो कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर आपस उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से वह आ रही है, उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और देखिए, जैसे ये कोई कांच है, इधर से पेंट किया हुआ है और प्रकाश इधर से आया और फिर वापस लौट गया, तो इसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर है परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के नियम, पहले आपतित किरण देख लेते हैं। आपतित किरण ये हुआ। आपतित किरण जो किरण की कांच की कलई किया हुआ कांच जो है उस पे आती हुई किरण, तो इसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह पर आकर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे ये देखिए, परावर्तक सतह है, ये एक सतह है जिसपे कि आती हुई प्रतीत हो रही है, आकर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। उसके बाद है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किरण परावर्तक सतह को जिस बिंदु पर आकर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। अब ये जो बिंदु हो गया, ये बिंदु, ये क्या है? ये आपतन बिंदु है। कहे कि किरण आकर इस बिंदु पर पड़ती है, तो ये कौन सा बिंदु हो गया? आपतन बिंदु। अब देख लेते हैं अभिलंब। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। ये जो एक लंब खींचा गया है इसे ही अभिलंब कहते हैं। और ये क्या है? परावर्तित किरण है, जो कि आपतन बिंदु से वापस लौट रहा है, इसे क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और ये दोनों रेखाओं के बीच में, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण के बीच के रेखाओं कोण को हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण, जिसे हम छोटी स्मॉल r से सूचित करते हैं। और इसके बाद ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच खींचा गया कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण, जिसे हम स्मॉल i से सूचित करते हैं। अब देख लेते हैं हम इधर परावर्तित किरण और परावर्तन कोण, अभिलंब तो देख लिए हैं। तो ये अभिलंब, उसके बाद परावर्तित किरण देख लेते हैं। परावर्तक दर्पण सतह से परावर्तन के बाद वापस जाने वाली किरण को परावर्तन किरण कहते हैं। आपतन कोण। अब आपतन कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल i से दिखाया जाता है, पहले हमने दिखा दिया है। उसके बाद परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं और इसे स्मॉल r के द्वारा दिखाया जाता है। अब है परावर्तन के नियम। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, इक्वल टू कोण I बराबर कोण R होता है। किसी समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण को परावर्तन कहते हैं। जैसे एक समतल दर्पण है और इस पर जो किरण पड़ रहा है, इसे क्या कहते हैं? परावर्तन, आपतित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु है, ये हो गया आपतन बिंदु। और ये है प्रतिबिंब, इमेज। किसी परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट
कट या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस प्रतिबिंब उसे प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये एक क्या है, अवतल, और ये तो इस प्रतिबिंब है जिस पे कि एक कोई बिंदु है, यहाँ से आती हुई प्रतीत होती है और यहाँ पे कट रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे काट रहा है एक दूसरे को प्रतिबिंब, तो इसे क्या कहते हैं, कट या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं, प्रतिबिंब इसे कहते हैं। उसके बाद प्रतिबिंब के दो होते हैं, दोनों, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब जब किसी बिंदु स्रोत से निकला प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को कट करती है उस बिंदु को आप वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब। अब देख लेते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु स्रोत का काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण, इमेज। तो देखिए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का नियम, ये कोई दर्पण है जिसके ऊपर किरण आती हुई प्रतीत होती है और ये वापस जाते हुए प्रतीत होती है। यहाँ से अगर कोई देख रहा है, कोई इंसान अगर यहाँ से देख रहा है तो उसे लगता है कि ये किरण इधर से आ रही है, ठीक। हमने कल्पना किया है कि ये किरण दर्पण के पीछे जा रही है। यहाँ से कोई अगर व्यक्ति देखता है तो उसे लगता है कि वो कल्पना करता है कि दर्पण के पीछे से इमेज से जो है प्रकाश आ रही है, किरण आती हुई प्रतीत हो रही है। अब फिर विशेषताएं देख लेते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। विशेषताएं, दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितने वस्तु दर्पण के आगे हो। वस्तु की दूरी बराबर होगा प्रतिबिंब की दूरी के। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है और वस्तु के अपेक्षा सीधा बनता है। अब हम देख लेते हैं गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक भाग होता है जिसके एक साइड को रंग दिया जाता है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण है जिसके इधर से उभरा हुआ रहता है, और ये जो है अवतल दर्पण जो कि अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है। परावर्तक सतह, ये हो गया परावर्तक सतह, और ये रजयित सतह है यानी कि कलई किया हुआ भाग, ये हो गया। और उसके बाद देख लेते हैं कि परावर्तक सतह के आधार पर गोलीय दर्पण को कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो दो हिस्सों में बांटा गया है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण वैसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए उत्तल दर्पण, ये क्या है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है, और ये अवतल दर्पण में अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो अवतल दर्पण वैसे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो रहे उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये एक अवतल दर्पण है और इसे ध्रुव, ये एक ध्रुव हो गया, और ये पी वक्रता केंद्र जिसको कि सेंटर ऑफ कर्वेटर भी कहते हैं, ध्रुव को पोल कहते हैं, वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेटर। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र, उसका कोण दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है।
अब देख लेते हैं मुख्य। अब है जैसे देख लेते हैं 2 नंबर में क्या कर रहा है, मुख्य प्रधान अक्ष ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य या प्रधान अक्ष कहते हैं। फोकस क्या है, फोकस देख लीजिए, जैसे कि ये हो गया, ये एक मेरा कोई दर्पण है जिसपे कि फोकस इधर से यहाँ से आती हुई किरण, यहाँ से इधर से किरण आती हुई प्रतीत होती है और यहाँ से वापस लौट जाती है। ये किरण भी इधर से आ रही, यहाँ से वापस लौट रही, इधर से नीचे से अगर किरण आ रही है तो ये भी वापस लौट रही है। और सारे किरण जो लौटने समय जिस बिंदु पर पड़ रहा है, एक ही बिंदु पर सारे किरण वापस लौटते समय टकरा रहा है, तो नियमानुसार इस बिंदु का नाम फोकस दे दिया गया। कि ये देखा जा रहा था कि सारे किरण आकर एक ही बिंदु पे क्यों टकरा रहा है, तो इसे हम कोई नाम दे देते हैं। ध्रुव पोल के अनुसार से इसे एफ नाम दे दिया गया, फोकस। अब देख लेते, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। अब है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे हम आर से दिखाते हैं, फोकस दूरी। अब है फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो फोकस दूरी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे एफ, कैपिटल एफ, स्मॉल एफ से दिखाया जाता है। उत्तल दर्पण अब ले लेते हैं। उत्तल दर्पण जिसका कि अंदर की ओर बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है, तो इसमें भी देख लेते हैं किरण इधर से आती हुई प्रतीत होती है, उधर लौट जाती है, इधर से आती है उधर लौट जाती है। और यहाँ से देखने वाले को कोई अगर व्यक्ति यहाँ से देख रहे किरण को, तो इसे लगता है कि ये किरण दर्पण के पीछे यहाँ से आ रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष ये हो गया, और उसके बाद ये क्या हो गया, फोकस। तो फोकस इसका कहाँ पे बन रहा है, कि यहाँ पे बन रहा है फोकस। अब है फोकस, तो उत्तल दर्पण में फोकस कैसे बनता है, अवतल का फोकस और उत्तल का फोकस दोनों का अलग अलग फोकस बनता है। जैसे कि मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हो उस बिंदु को उस दर्पण का फोकस कहते हैं। जैसे देख रहे हैं, तो इधर से आती हुई प्रतीत हो रही, कोई व्यक्ति अगर यहाँ से देखे तो उसे क्या लग रहा है कि दर्पण के पीछे यहाँ पे से किरण आ रही है। तो इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। लोगों को है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब कर दें, ताकि और भी अच्छे अच्छे वीडियो हम आपके लिए लेकर आएँ।